नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की और पंजाब में बदली सरकार की। हम सब जान ही रहे हैं कि पंजाब एक इंडस्ट्रियल स्टेट और एक समय जहाँ तक मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले महाराष्ट्र के और पंजाब की टक्कर हुआ करती थी इन्वेस्टमेंट के मामले में, तरक्की के मामले में, जीडीपी के मामले में और इंडस्ट्री के मामले में। लेकिन धीरे धीरे पंजाब पिछड़ता चला गया। आज की तारीख में पंजाब की सिचुएशन बहुत ख़राब है, ख़ासतौर से जब से पंजाब में सरकार बदली है और भगवंत मान वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। आपने कल हरसिमरत कौर को सुना ही होगा। पार्लियामेंट में नशे के बिल को लेकर कुछ बात चल रही थी, तो संशोधन की बात, कोई संशोधन हो रहा था, उसमें बहुत सारे सांसदों ने, खासतौर से जो पंजाब से आते थे, उन्होंने भगवंत मान के बारे में बताया कि कैसे नशे का केंद्र बन गया है पंजाब। दूसरी, पंजाब की खालिस्तान को लेकर बहुत बुरी दशा है। खालिस्तान के समर्थन करने वाले लोग खुलेआम रोडों पर घूम रहे हैं। सरकार उनको प्रदर्शन करने की अनुमति दे रही है, यानी कि सरकार की अनुमति से वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसा नहीं होने देंगे, जो भी। लेकिन पंजाब में पाकिस्तान का प्रभाव और पंजाब में खालिस्तान का मूवमेंट, ये दोनों ही सक्रिय हैं। इसलिए वहाँ कभी ड्रोन पकड़े जाते हैं तो कभी हथियारों का जखीरा पकड़ा जा रहा है। और यहाँ तक कि पुलिस ने जो नॉन सिख हैं, यानी कि केशधारी नहीं हैं, उनको हिदायत तक दे दी और उस हिदायत में उनको ये कह दिया गया है कि आप बिना किसी कारण के घर से मत निकलें, जब आपको बहुत ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, नहीं तो आपकी जान के ऊपर खतरा है। अब आप सोचो कि जब पुलिस स्वयं ऐसी एडवाइजरी जारी कर दे और ये कह दे कि नहीं, आपको खतरा है, आपके खिलाफ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, आपका नुकसान हो सकता है, जो केशधारी नहीं है, तो फिर आप स्टेट की सिचुएशन को समझ ही सकते हैं कि किस दशा में स्टेट चल रहा होगा। अब जब स्टेट की, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, जितनी बात मैं कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल बात, पॉलिटिकल लोग कहते हैं, पॉलिटिकल इस तरह की खबरें निकाल कर लाई जाती हैं, ये सब कुछ मैं स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन रियल सिचुएशन अगर किसी राज्य की पता लगती है कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है और भविष्य उसका कहाँ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पता लगता है इंडस्ट्रियलिस्टों से, व्यापारियों से। व्यापारी ये भांप जाता है कि अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमारा धन यहाँ सुरक्षित नहीं है, हम यहाँ, मेरी इंडस्ट्री सुरक्षित नहीं है, तो व्यापारी धीरे धीरे करके वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर देता है। ये केवल राज्य की बात नहीं है, किसी भी देश में भी यही होता है। अब चाइना की सिचुएशन आप देख रहे हैं कि वहाँ से इंडस्ट्री धीरे धीरे करके पलायन कर गई। बहुत सारे कंट्रियों जो आतंकवाद से प्रभावित हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री होती है वो वहाँ से निकल कर चले जाते हैं, या फिर राज्य की पॉलिसियाँ, देश की पॉलिसियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि उन पॉलिसियों को ध्यान में रखते हुए व्यापारी वहाँ से निकलने लगता है। आपको याद होगा कि राहुल बजाज, उन्होंने आज से 10-12 साल पहले जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और उन्होंने कहा था कि हम इंडस्ट्रियल जॉब पर रिजर्वेशन लागू कर देंगे, तो फिर उन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान से अपना पैसा निकाल कर नेपाल में इंडस्ट्री शिफ्ट करेंगे, श्रीलंका में इंडस्ट्री शिफ्ट करेंगे, या किसी दूसरे कंट्री में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ग्रोथ करना है, इसलिए रिजर्वेशन की पॉलिसी हमारे ऊपर लागू अगर ज़बरदस्ती थोपी गई तो फिर हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट ही ले जाएंगे, आप अपनी पॉलिसी अपने पास रखें। उस बात को ध्यान में रखते हुए जब राहुल बजाज ने ऐसा कहा था, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी भी सरकार ने इसके ऊपर स्टेपिंग नहीं की थी कि इंडस्ट्री में कोई रिजर्वेशन हो सकता है। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात तो है ही, लेकिन उनमें नहीं। तो राज्य की जब पॉलिसी ऐसी बनती है, जिस पॉलिसी की वजह से अब व्यापारी संकट में आ जाता है, तो फिर व्यापारी वहाँ से पलायन करना शुरू करता है। एक साथ तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री है, उसका कारोबार है, वो वहाँ से पूरा उसका सिस्टम बना हुआ है, लेकिन वो दूसरे राज्यों में जाकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है और पैसा धीरे धीरे करके अपना एपिसेंटर वहाँ बना लेता है। पंजाब का लुधियाना हो गया, पंजाब का अमृतसर हो गया, पंजाब की बहुत सारी जगह हैं जो कुछ इंडस्ट्रीज़, कुछ मामलों में एपिसेंटर है। जैसे अगर हम कहें वूलन इंडस्ट्री है, तो वो पंजाब उसका एपिसेंटर है, पूरे देश में वूलन इंडस्ट्री पंजाब से चलती है।
इस प्रकार बहुत सारी इंडस्ट्रियां पंजाब की हैं जिसका कंसंट्रेशन पंजाब में। केवल ऐसा नहीं है कि पंजाब में उसका कंसंट्रेशन है, हर राज्य की अपनी एक खूबी होती है, हर राज्य का अपना प्रोडक्ट होता है, हर राज्य में अपने तरह से एक इंडस्ट्री डेवलप होती है और वो इंडस्ट्री फिर वो प्रिवेल करती है, क्योंकि इंडस्ट्रिस्ट बढ़ते जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहीं पर आती है, रिसर्च डेवलपमेंट वहीं पर आते हैं, नए प्रोडक्ट का कंपटीशन वहीं से होता है, प्राइस कंपटीशन वहाँ से शुरू होता है, वहाँ स्किल्ड लेबर मिलना शुरू हो जाता है। और जब ये परिस्थितियाँ सब बन जाती हैं कि रॉ मटेरियल भी वहाँ आसानी से मिल जाए, सस्ता मिल जाए, स्किल्ड लेबर वहाँ सस्ती मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो फिर इंडस्ट्री वहाँ ग्रो कर जाती है। और फिर दूसरा, जहाँ कहीं भी वो इंडस्ट्री दोबारा बनने की कोशिश कर रही होती है, वहाँ पर कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन एक बड़ी समस्या बन जाती है। अब पंजाब के लोगों ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भेंट की। पंजाब के एक 50 से 60 इंडस्ट्रियलिस्ट जो पंजाब में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, चाहे वो साइकिल इंडस्ट्री की बात हो, वो बॉयलर इंडस्ट्री की बात हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की बात हो, या किसी और प्रकार की इंडस्ट्री की बात हो। ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो लुधियाना बेस्ड हैं, जो अमृतसर बेस्ड हैं, तमाम तरह की फेडरेशन ये लोग चलाते हैं, ये सब आके महाराज जी से मिले। क्या कहना है इनका? इनका कहना है कि पंजाब अब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सुरक्षित नहीं है और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बहुत अच्छी है, और चूंकि इंडस्ट्री की पॉलिसी अच्छी है, मतलब हमको व्यापार भी यहाँ से मिलेगा, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य भी है, देश की 20% के लगभग आबादी भी उत्तर प्रदेश में रहती है, और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में सबसे सुरक्षित बात जो है वो लॉ एंड ऑर्डर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस समय उत्तर प्रदेश ने जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहाँ डेवलप किया है, देश की सर्वाधिक लंबी और सर्वाधिक संख्या में एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बन गई हैं। एक बड़ा नेटवर्क एक्सप्रेस वे का, जीटी रोड का, बड़ी रोडों का उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार है। अब जैसे हीरो ग्रुप है, हीरो ग्रुप हम सब जानते हैं कि वो पंजाब कॉन्सेंट्रेट रहा सदैव से, या हीरो ग्रुप के पंकज मित्तल मुंजल आकर मिले, वो एमडी भी हैं, चेयरमैन भी हैं, और इसके अलावा एसपी साइनी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हैं, ओंकार सिंह पहावा ये A1 साइकिल के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, शत्रुघ्न तिवारी लुधियाना बेस्ड शिवा फैब्रिक इनका प्रोडक्ट है, नाहर ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव इसमें आए, और ऐसे कई एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और अपनी अपनी एसोसिएशन के जो उसी इंडस्ट्री के पार्ट हैं, उस एसोसिएशन के चेयरमैन या एमडी या उस एसोसिएशन के अध्यक्ष महामंत्री आकर महाराज जी से मिले। उन्होंने पंजाब में सिचुएशन को बताते हुए, उत्तर प्रदेश को प्रेफरेंस करते हुए, उत्तर प्रदेश कैसे इन्वेस्टमेंट लाया जाए उसकी चर्चा की। उत्तर प्रदेश में कानपुर, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा या झांसी, उधर प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद या हम लोग कहें मेरठ, ये उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थान हैं जहां इंडस्ट्री के पहले से हब हैं। कानपुर तो बहुत पुराना हब रहा है। अब कानपुर उजड़ा पिटा हुआ था, या इंडस्ट्रियलिस्ट जो जगह थी वो सब उजड़ पिट चुके थे, क्योंकि कम्युनिस्टों ने इन जगहों पर अपने खेले, ट्रेड यूनियंस के खेले थे। योगी आदित्यनाथ जी के बैठने के बाद उन्होंने एक चीज़ तो सुरक्षित की कि इस पर कमीशन खोरी नहीं होगी, लाल फीताशाही इस पर नहीं चलेगी, और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ फैसिलिटी के नाम पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा। और ये इसी प्रकार की पॉलिसी कभी गुजरात में माननीय मोदी जी जिस समय मुख्यमंत्री थे वहाँ पर उन्होंने भी इसी तरह की पॉलिसीज़ अपनाई थी। खास बात सबसे ये होती है कि एक तो नौकरशाही ना हो, वसूली ना हो, गुंडागर्दी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रॉ मटेरियल अच्छा मिल जाए और आसानी से वहाँ तक पहुँच जाए, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। उत्तर प्रदेश की खास बातें ये भी हैं कि उत्तर प्रदेश पूरे देश के मध्य में है और पूरे देश में सबसे कम अगर एक जगह पर कोई इंडस्ट्री लगती है और सबसे कम इन्वेस्टमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, या जिसको कहें लॉजिस्टिक कॉस्ट में पूरे देश में मिला जा सकता है तो वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट इस सुविधा की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और पंजाब की बिगड़ती स्थितियों की वजह से, मैं आपको बताऊं, एक मारवाड़ी भाई मेरे संपर्क में, मैं उनके साथ बैठा था यूं ही अभी
महीने 2 महीने पहले की बात है, उन्होंने मेरे से कहा, बड़ी गंभीर बात मैं कह रहा हूँ, हालांकि मैं उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उनके शब्दों में उन्होंने मेरे से कहा कि देखिए, और ये ऐसा नहीं है कि वो हमको देखकर बोल रहे हो, अटेंडम मुझे किसी ट्रेन में मिल गए, मैं सफ़र कर रहा था, ट्रेन में मिले, उनके और भी भाई थे, उनका कहना ये था बात होते होते कि हमने 30% अपना पैसा लिक्विडेट करना शुरू कर दिया है। 30% पैसा लिक्विडेट करने का मतलब ये होता है कि अगर वो 100 करोड़ की इंडस्ट्री है तो 30 करोड़ रुपया उन्होंने कैश में रखना शुरू कर दिया है। इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, कैश में रख रहे हैं। पंजाब की इंडस्ट्री अगर यहाँ माइग्रेट करना चाहती है तो पंजाब में आतंकवाद या पंजाब में जो अलगाववाद है उसकी जड़ों को देखते हुए लोग भांप गए हैं कि पंजाब अब फिर से 80 के दशक में या 70 के 80 के दशक में प्रवेश कर रहा है। और पंजाब अगर 80 के दशक में प्रवेश कर रहा है, आतंकवाद वहाँ पर पैर पसारने के लिए तैयार है, खालिस्तानी मूवमेंट करने वाले वहाँ तैयार हैं, पाकिस्तान वहाँ सक्रिय हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी सरकार अगले 5 वर्षों तक तो बैठने वाली है, क्योंकि फुल फ्लैश बैठी हुई है, और वो 5 वर्षों में जो बो कर जाएगी पंजाब में, उसका परिणाम पंजाब लंबे समय तक भुगतेगा। इसलिए पंजाब में जो केजरीवाल का अपना राग है, केजरीवाल का अपना स्टाइल है, वो स्टाइल दिल्ली में वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमारा ये सफल है, क्योंकि दिल्ली जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट नहीं है, दिल्ली एक कॉमर्शियल स्टेट है, और कॉमर्शियल स्टेट होने के नाते उसमें टैक्सेशन वहाँ पर होता है, हेडक्वार्टर वहाँ पर रहते हैं, लोग वहाँ टैक्स कटवाते हैं, जो परसेंटेज मिलता है वो दिल्ली को भी मिलता है, बिना कुछ किए हुए दिल्ली को मिलता है, क्योंकि देश की राजधानी होने के नाते पूरे देश की इंडस्ट्रियों के वहाँ पर ऑफिसेस बने हुए हैं और वहीं से टैक्सेशन सिस्टम अपना चलाते हैं, इसलिए दिल्ली को टैक्सेस आसानी से मिलते हैं। दिल्ली इंडस्ट्रियलिस्ट ना होकर दिल्ली कॉमर्शियल स्टेट है। तो दिल्ली का मॉडल पंजाब में, पंजाब एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, एक एग्रीकल्चर स्टेट है, और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जहाँ प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन के लिए लॉ एंड ऑर्डर के होना ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा होना ज़रूरी है, वहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, और आतंकवाद वहाँ से दूर रहे, इसके लिए राज्य सरकारों का योगदान होता है। वो क्या फैसिलिटी देती हैं, राज्य सरकार कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती हैं, भय मुक्त वातावरण इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए, व्यापारियों के लिए कैसे बने, वो कुछ भी राज्य में दिखाई नहीं दे रहा है। चूंकि हम सब जान ही रहे हैं, आपको कुमार विश्वास की बात याद होगी, उन्होंने केजरीवाल से कहा था कि एक बार ये कह दो कि वो खालिस्तानियों के साथ नहीं है। केजरीवाल ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो खालिस्तानियों के साथ नहीं है। यहाँ तक कि लोगों का ऐसा मानना है कि केजरीवाल के पास एक बड़ी फंडिंग इन लोगों से आती थी। अब बड़ी फंडिंग इन लोगों से आती थी मतलब, और जो दिल्ली में हुआ, आपको याद होगा 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ, वो अद्वितीय था। ऐसे आज के भारत में वो संभव नहीं है जब तक राज्य सरकारें उसमें इन्वॉल्व ना हो, और फिर उसको प्रशस्ति पत्र देने का काम आम आदमी पार्टी के लोग करें। तो पंजाब की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन इस समय बड़ी गंभीर हो चुकी है। इसीलिए मुझे लगता है कि गुजरात के लोग उसको भांप चुके थे, इसलिए गुजरात में मैं माननीय मोदी जी का तो क्रेडिट मानता ही हूँ, लेकिन गुजरात में जो 156 सीटें 156 आई हैं उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो मुझे लगता है वो केजरीवाल का है, क्योंकि गुजरात के लोग प्योर इंडस्ट्रियल स्टेट है, प्योर कॉमर्शियल स्टेट है। इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल स्टेट जब होता है तो उसको बाकी फैसिलिटियों से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की ज़्यादा चिंता होती है, और वो बॉर्डर स्टेट भी है जैसे पंजाब है। बॉर्डर स्टेट में केजरीवाल आकर कहीं पंजाब ना बना दे, कहीं कहीं वो दिल्ली ना उसको बना दें उनके कर कमलों के द्वारा, और दिल्ली या पंजाब कहीं बन गया गुजरात, तो गुजरात की इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, गुजरात के व्यापार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए डर की वजह से लोगों ने एक तरफा भाजपा को वोट दिया, क्योंकि एक तरफ तो बाकी सरकारों का सिचुएशन देख रहे थे, दूसरी तरफ केजरीवाल की गतिविधियां देख रहे थे, और तीसरी तरफ केजरीवाल का जिस तरह से मीडिया मैनेजमेंट चुनाव का था, तो लग रहा था केजरीवाल आ सकते हैं, और केजरीवाल आ सकते हैं का मतलब फिर वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए गुजरात ने अपने आप को बचा लिया, लेकिन पंजाब दुर्भाग्य से अपने आप को नहीं बचा पाया, और पंजाब का व्यापारी ये भांप गया है कि वहाँ सिचुएशन
ठीक नहीं है। इसलिए उनको लगा कि अगर इंडस्ट्री चेंज ही करनी, कहीं और शिफ्ट करना ही है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं और योगी जी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो हम सब जानते हैं। इसलिए अब केजरीवाल से बचाओ और उत्तर प्रदेश में मुझे बुलाओ, ऐसे आह्वान करने वाले इंडस्ट्रियलिस्टों ने माननीय योगी जी के साथ बैठक करके लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की बात उत्तर प्रदेश में कही है और उस पर बहुत शीघ्र ही मेमोरेंडम साइन हो सकते हैं, बहुत शीघ्र ही उस पर कार्रवाई हो सकती है। ये उत्तर प्रदेश के लिए शुभ संकेत हैं, लेकिन पंजाब के लिए बहुत अशुभ संकेत हैं। पूरे देश के लिए चिंता का विषय ये बना हुआ है। पूरे देश को चिंता करनी ही पड़ेगी कि आखिर पंजाब को कैसे सही किया जाए। जिन लोगों का सुझाव ये रहेगा कि 356 लगा दिया जाए, तो वो संभव नहीं, क्योंकि पंजाब के लोगों ने वोट डालकर सरकार बनाई है। 356 कोई उपाय नहीं है जब तक कि जनता मानसिक रूप से तैयार नहीं हो जाती, जब तक कि मनोस्थिति जनता के तैयार नहीं हो जाती कि वो क्या करना चाहती है, तब तक ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के विज़न को लेकर पूरे देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का उनका प्लान है, जो उनका विचार है, उसमें पंजाब और दिल्ली कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। उस पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जाएगा, पंजाब की समस्याएं कैसे दूर की जाएंगी। पंजाब, पहली बात तो वो बॉर्डर स्टेट है, दूसरी बात उसमें पाकिस्तान सक्रिय रहता है, तीसरी बात केजरीवाल जी जैसे लोगों की वजह से वहाँ पर खालिस्तान सक्रिय हो गया है। जिस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोगों ने शहादतें और बलिदान दिए थे, उन शहादतों और बलिदानों को साइड में रखते हुए परिस्थितियाँ पंजाब में बदलने लगी हैं और पंजाब की बदली हुई परिस्थिति का परिणाम ये है कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये जो व्यापारी है, ये व्यापारी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तरफ खसकने के लिए तैयार है। पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहले इंडस्ट्री धीरे से यहाँ पर 1 यूनिट लगाएंगे और फिर धीरे धीरे करके परिस्थितियाँ अगर ठीक ना रहीं तो पूर्ण रूप से यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे और अपना एपी सेंटर उत्तर प्रदेश में लगाएंगे। मुझे लगता है कि ये सब कुछ हम देश के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और पंजाब के लोगों को खासतौर से विचार करना चाहिए कि अगर इंडस्ट्री वहाँ से चली जाती है खालिस्तान मूवमेंट के चक्कर में, तो फिर क्या बचेगा पंजाब में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।